बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, हुकूमत करना बड़ी सीधी सी बात होती है। हुकूमत को हुकूमत चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा या तो वो टैक्स की सूरत में आवाम से वसूल करती है या फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ा के पैसा कमाया जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तकरीबन ना होने के बराबर हैं। टैक्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जब भी टैक्स लगाया जाता है आवाम पर, बचपन से मैं ये देखता आ रहा हूं, कम से कम मैं तो ये देखता आ रहा हूं कि जो टैक्स दे रहे होते हैं उनके टैक्स नेट में इजाफा कर दिया जाता है। यानी अगर आपने जीएसटी 16% है तो 17 कर देंगे, 17 है तो 18% कर दिया जाएगा, सुपर टैक्स लगा दिया जाएगा, विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया जाएगा और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। और जो बेचारे टैक्स पहले से दे रहे होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि जो सैलरी पेशा लोग होते हैं, मुलाजमत पेशा लोग होते हैं, वो मजीद टैक्स देने लग जाते हैं। लेकिन अशराफिया, इस मुल्क की अशराफिया जिन पर टैक्स लगना चाहिए या कम से कम उनको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, जिसमें बिजनेसमैन आते हैं, जिसमें दीगर लोग आते हैं, उन पर उस हिसाब से डंडा नहीं चलाया जाता जिस तरह का डंडा आवाम पर चलाया जाता है और उनको टैक्स देने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन जब हुकूमत इस तरह का डंडा, आप समझ लीजिए कि बिजनेस बरादरी पर चलाने की कोशिश करती है, दीगर लोगों पर चलाने की कोशिश करती है, तो फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। यूजुअली देखने में ऐसा ही आता है कि जब भी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनती है, 1.5-2 साल के बाद उसके खिलाफ एहतजाज शुरू होता है। अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया जाता है, ताजिर बिरादरी की तरफ से एहतजाज किया जाता है। लेकिन पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनाब फरवरी में इलेक्शंस हुए, एक हुकूमत वजूद में आई, लेकिन उसके बाद आप देखिए तो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान किया, हड़ताल का ऐलान किया। इसके अलावा कल हमने देखा था कि बिजनेस कम्युनिटी ने एहतजाज का ऐलान किया था, हड़ताल की थी और बड़ी कामयाब किस्म की उनकी ये हड़ताल हुई थी। हम धरने देख रहे हैं, यानी 1 साल अभी हुकूमत को नहीं हुआ, उसके बावजूद धरने भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, 10 किस्म के मामला हो रहे हैं। और हुकूमत ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चीजों पर काबू पाने के बजाय उनकी तरजीहात है हर एक से पंजा आजमाई करना। अब फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने इस बात का फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाए। बिल्कुल इसमें बुरी बात नहीं है। अगर उन पर लोड ज्यादा है तो आपको उनके जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर देनी चाहिए। लेकिन बड़ा लॉजिकल रीजन है कि ज्यादातर केसेस का दबाव तो लोअर कोर्ट्स में होता है, ट्रायल कोर्ट्स में होता है, अपर कोर्ट्स में होता है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जाने के बजाय हुकूमत ने यह सोचा कि नहीं भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को इजाफा करेंगे और साथ साथ उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तौसी की बात की जा रही है। अब अगर मैं अपोजिशन की बात करूं, हुकूमत का तो ये चार्जशीट हमने पढ़ दी। अपोजिशन कोशिश ये करती है कि हुकूमत के लिए चीजों को मजीद सख्त किया जाए, जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा बढ़ा के रखा जाए। लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा अनाउंस करती है, यकायक सुबह 7 बजे वो जलसे को कॉल ऑफ कर देती है, जहां पर उनके कारकुनान भी यहां पर आए होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जलसा कॉल ऑफ कर दिया जाता है। जेयूआई समझ नहीं आ रहा कि वो हुकूमत के साथ है कि अपोजिशन के साथ है। वो अपोजिशन के साथ भी बैठ रही है और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी कर रही है। जमात इस्लामी का क्या स्टेक है कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद हुकूमत के अपने जो इत्तेहादी हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। कारा साहब भी हमारे शो के अंदर पिछले हफ्ते मौजूद थे, वो भी हुकूमत की कारकर्दगी से कोई खासा मुतमईन नजर आ नहीं रहे थे। अब इन तमाम मामला पर जरा डिटेल में बात करेंगे। कामरान मुर्तुजा आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे, जेयूआई के सीनियर रहनुमा है। शिरजा मनसब खरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, इस वक्त मुझे जो ज्वाइन कर चुकी हैं। जरा उनसे पूछते हैं कि जनाब तरजीहात मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि ऑब्वियसली ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, वही चला रही है, और हुकूमत की तरजीहात क्या है। प्लस फिर ये सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन जा रहे हैं। फिर अगर वो बीमारी की वजह से लंदन जा रहे हैं तो जनाब एक बीमार शख्स को, जो कि तबीयत उनकी बेहतर नहीं है, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, हम सबकी दुआ है, लेकिन उनको सदर बना दिया अपनी पार्टी का, वो एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों जब 14 रुपए कम हुए थे तभी वो मंजर आम पर आया और उन्होंने फिर वो आखिर में ये बात बोली कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद से वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो हुकूमत की तरजीहात सोच है क्या? शिरजा साहबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शिरजा साहबा ये बताइएगा, अगर मैं बुनियादी तौर पर ये पूछूं, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत पॉपुलर हुकूमत है इट एनी सेंस? जी देखिए, बात ये है, आपने हुकूमत की तरजीहात का जिक्र किया जी। हमने जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके और हमने हुकूमत संभाली थी, साथ हमारी इत्तेहादी जमातों ने, उस वक्त हमें ये पता था कि हमें बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और मुल्क जिस जगह पे आ गया है, जिस तरह इकोनॉमी की तबाही हुई पिछले 3-3.5 साल में, 18 के बाद, 18 के रिग्ड इलेक्शन के बाद, और जिस तरीके से IMF का एक बहुत ही सख्त प्रोग्राम
उसको पहले साइन किया गया, उसके बाद उसको बीच में छोड़ दिया गया। तो हमें ये पता था कि हमें ये सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सबसे आगे है, मुल्क को आगे रखना है, और मुल्क को आगे रखने के लिए मुल्क की मईशत की बहाली बहुत जरूरी है। तो हमने अपनी सियासत को पीछे कर दिया, रियासत को आगे कर दिया, यही हमारा नारा था। और उस वक्त क्योंकि टाइम थोड़ा था, जाहिर इतनी थोड़े मुद्दत में तो चीजों को जो इतनी खराब हो चुकी हो संभालना मुश्किल होता है। फिर बीच में केयरटेकर गवर्नमेंट रही। अब जब हमने हुकूमत संभाली है तो आप हुकूमत की तरजीहात, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो जो हमारी पार्टी के पास है, यही है कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए, ताकि जो गरीब आवाम है, जो हमारे लोग हैं, जिनके ऊपर की महंगाई की इस कदर बोझ है इस वक्त कि वो उसको संभालने के सकत नहीं रखते, ये महंगाई का बोझ। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपको इस बात का अंदाजा है कि महंगाई काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज को ग्राउंड रियलिटीज पर आके देखें ना, आप खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान को मिल रही है, ठीक है। आप इसके अलावा देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस पहले काफी ज्यादा थी, चलें वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे होती रहती है। एक आम इंसान के लिए मुलाजमत के मौके कम है, फिर हड़तालों का फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल की, फिर अब ये ताजर एसोसिएशन ने हड़ताल की। हड़तालों से या टैक्सेस लगाने से, सुपर टैक्स लगा दिया, हर तरह से टैक्स लगाया जा रहा है, तो उससे आम इंसान की जिंदगी शिरजा साहबा कैसे बेहतर होगी? देखिए, जब एक स्टेट और सिटीजन का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टेट ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, जो सिटीजन है उन्होंने टैक्स देना होता है। अब हम अगर कहें कि पाकिस्तान एक बहुत आइडियल स्टेट है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात में से गुजर रहा है, लेकिन जब तक हम अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक तमाम वो सिटीजन्स तमाम वो शहरी जो के टैक्स देने की सकत रखते हैं, वो नहीं टैक्स देंगे, तो किस तरीके से गुजारा होगा? देखिए, तनख्वाहदार तबका जो है, जो कि मिडिल क्लास है, हमारी मुल्क की सबसे बड़ी क्लास, उसको तो टैक्स देना पड़ता है, उसके ऊपर तो टैक्स का बोझ बढ़ा भी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का यही फोकस था कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। अब बाकी रह गई ताजर बरादरी, या बाकी रह गए और तबके जो कि अभी उस तरह से टैक्स नहीं दे रहे जिस तरह से उनको देना चाहिए। अब अगर ये हड़ताल की जाए कि जी हमने टैक्स नहीं देना, तो क्या ये मुनासिब है? टैक्स देंगे तो ही पाकिस्तान, या हम आप देखिए, मैंने आपसे सवाल, देखिए पहला मैंने यही किया था कि हुकूमत की तरजीहात क्या है, ये क्या एक पॉपुलर गवर्नमेंट है आवाम के दरमियान? क्योंकि देखिए, अगर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती ना, तो आप जितने भी फैसले नाफिज कर दें उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। अब मुझे एक बात बताइए, आपको IMF से किस्त लेनी है, रोल ओवर कराना है मुख्तलिफ ममालिक से जो कर्जे की किस्त है, उसके लिए आपको टैक्स नाफिज करना है। एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस कि ये एक जेन्युइन रीजन है, लेकिन जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक आपको IMF से लोन नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बातचीत करने को तैयार है। हुकूमत ने ये नहीं कहा कि उन्होंने ताजरों से बातचीत नहीं करनी। अगर कोई उनके ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि जेन्युइन है, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना चाहिए और हुकूमत उनको करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ताजर ये कहें कि हमने बिल्कुल टैक्स नहीं देना या हमने अपना टैक्स नहीं बढ़ाना, तो फिर देखें ना, फिर तो तमाम तबके ये कहने लग जाएंगे। तनख्वाहदार तबके की फिर क्या गलती है कि वो कहे कि अच्छा हम मेरे पे तो टैक्स लग रहा है, मैं तो टैक्स दे रहा हूं, फिर वो भी कल को आ जाएंगे कि हमने भी टैक्स नहीं देना, वो भी फिर इस तरह से एहतजाज शुरू कर देंगे। तो मैं समझती हूँ ये एहतजाज करने का जो है, ठीक है, जमहूरियत में एहतजाज सबका हक है, करना चाहिए, लेकिन एहतजाज के साथ साथ टेबल टॉक बहुत जरूरी है। और उसके अंदर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमें बताएं। अगर तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि उन्होंने टैक्स नहीं देना, जो अब तक मैंने देखा है कि कुछ, जो मेरी जहां तक मालूमात है कि ताजर टैक्सेस देने को तैयार हैं, लेकिन वो कुछ तरीकाकार या उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, जो हुकूमत भी तैयार है। लेकिन जब तक टैक्सेस पूरे नहीं होंगे, आपने IMF का जिक्र किया, वो भी बिल्कुल है, और भी बहुत सारे सख्त फैसले हैं जो हमें इस वक्त करने पड़ रहे हैं। देखिए, मईशत को संभालने के लिए हमने आते ये ऐलान नहीं किया कि हम नया पाकिस्तान ले आएंगे, इसलिए कि नया पाकिस्तान लाना तो दूर की बात है, जो पाकिस्तान है उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए भी बहुत मेहनत की जरूरत है। देखना यह है कि क्या हुकूमत सही सिमत की तरफ चल रही है,
ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखिए यही सवाल मेरा आपसे है शिरजा साहिबा कि देखिए हुकूमत क्या वाकई में सही सम की तरफ चल रही है? अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो वो इसके बरखिलाफ बात करेंगे, क्योंकि आपके साथ आपके इत्तेहादी वो आपके साथ खुश नहीं है। अगर आपके जो इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, भले वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, भले वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो पोस्ट है उन्होंने अपने रखी हुई है, रियासती ओहदे उन्होंने रखे हैं, सदर हैं, गवर्नर है उनके, लेकिन उसके बावजूद वो आप लोगों की कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आते। ओवरऑल अगर दुनिया की बात की जाए, IMF आपको उस वक्त तक अगली किस्त नहीं देगा जब तक आप अवाम दुश्मन फैसले नहीं करते। एक तरफ अवाम दुश्मन फैसला है, दूसरी तरफ आपको IMF से लेना है पैसे। इस सारी सूरत हाल में एक पावरफुल हुकूमत का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों के फैसले इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहे। देखिए, IMF का जहां तक सवाल है तो IMF के साथ हमारी, आपको पता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है और हमें पूरा यकीन है कि वो उनके बोर्ड लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगी। उसके लिए जो चीजों की जरूरत है, कोई और लोन्स या और चीजें हमारे दोस्त ममालिक से, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जहां तक सही सिम का सवाल है, अभी आपने देखा कि पहले फिच जो कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इदारा है, उसने हमारी रेटिंग बढ़ा के CCC+ कर दी। उसके बाद कल मूडीज जो कि एक बहुत क्रेडिबल इदारा है, उसने हमारी रेटिंग जो है बढ़ाई। नहीं कल गिराई है। मैं लेट मी करेक्ट। उन्होंने कहा है कि आपकी हुकूमत की रेटिंग गिरी है, जहां तक मुझे पता है। मैं जहां तक, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट। नहीं, आपको इत्तलात गलत मिली है। उन्होंने हमें अपग्रेड किया है। उन्होंने CAA1 से CAA2 हमारी बेहतर रेटिंग कर दी है। आउटलुक जो पहले स्टेबल था, अब वो पॉजिटिव हो गया है। और उन्होंने अपने बयानिए में लिखा है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, हमारा जो डिफॉल्ट होने का रिस्क था वो भी कम हो गया। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी इदारी उसमें लिखी हैं कि ये चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। ये भी अच्छा, मीनवाइल मुझे डॉक्टर शाजिया साहिबा ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। लेकिन मैं आपसे शिरजा साहिबा ये सवाल करूंगा कि यू आर वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs या जो इस तरह के इंडिकेटर्स हैं उनके लिए या आवाम के लिए? अगर एक आम इंसान की जिंदगी को देखा जाए, आप लोगों ने मिनिमम तनख्वाह गालिबन अभी जो बजट में की थी 37,000 रुपए। 37,000 रुपए में शिरजा साहिबा आप एक खातून हैं, आप माशाल्लाह घर चलाती होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि घर चला के दिखाइए जिसमें मियाँ बीवी हो, 2 बच्चे हो, वालिदैन हो, क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? देखिए, मैं आपसे फिर यही कहूंगी, मैं आपकी इन सारी बातों से एग्री करती हूँ। अवाम बहुत मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, इसका इदराक प्राइम मिनिस्टर साहब को भी है, चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी। आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात इसी कोशिश में है। उन्होंने अवाम दोस्त कितने ज्यादा मंसूबे किए हैं, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, हर चीज के ऊपर वो वर्क कर रही हैं। कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही हैं। बिजली के नर्ख में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक एक्स्ट्रा 45 बिलियन दिया। पहले वफाक ने 50 बिलियन का पैकेज दिया था ताकि जो 200 यूनिट तक के सार्फिन हैं, जो कि मोर देन 80% ऑफ पाकिस्तान है, उनको उससे रिलीफ मिली। फिर 200 से लेके 500 तक जो सार्फिन है उनके रिलीफ मरियम नवाज शरीफ ये सारे रिलीफ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे शिरजा साहिबा अगर IPPBs के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए तो? मतलब आपको ये कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने बजट से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये कहूं कि IMF के फ्रेमवर्क के अंदर ही रह के हम काम कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, इसलिए कि हम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को लूज नहीं कर सकते। कोई ऐसा हम इररिस्पॉन्सिबल कदम नहीं उठा सकते जैसे कि PTI ने अपनी हुकूमत के आखिर में उठाया कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे खुदा न खास्ता एक सवालिया निशान आ जाए। लेकिन इस चीज में टाइम तो लग रहा है, लेकिन हम इंडिकेटर्स को जो आपने कहा वो देख रहे हैं। काम तो हम अवाम के लिए ही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो दिन के 22 घंटे काम करते हैं और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम को कैसे रिलीफ। ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहबों को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा अगर आप मुझे आवाज PCR काइंडली चेक। जी आप सही है। डॉक्टर साहब, आर यू सेटिस्फाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत इत्तेहादी जमात हुकूमत की? भले आपकी कैबिनेट के अंदर मौजूदगी नहीं है, भले आप हुकूमत का भी फिलहाल उस तरीके से हिस्सा नहीं है जो डिसीजंस ले रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं माशी तौर पर, दीगर मामला पे, पर आर यू सेटिस्फाइड जो अभी हुकूमत कारकर्दगी दिखा रही है? देखिए सलमान, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी बजट स्पीच में ये बात क्लियर की थी
कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वहां पे हमें मिल बैठना होगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम आपको सजेशन देना चाहते हैं। तो भले हम गवर्नमेंट में कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम आपके सपोर्टर जरूर हैं और हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा कदम हो जिससे अवाम में इंतशार फैले या फिर पाकिस्तान के नाम पे कोई बात आए। जो जैसे लास्ट आपको याद होगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में पाकिस्तान एकदम से आइसोलेट हो गया था और जो हमारे दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी हमारा साथ देना छोड़ दिया था। वो तो जो 16 से 18 महीने की गवर्नमेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर एक कंट्री में जाके उन्होंने अपनी जो आइसोलेशन थी उसको ख़त्म किया, तो वो चीज़ें उन्होंने उस वक्त बता दी थी। अब ये है कि रिसेंटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है, मीटिंग हुई है, तो इंशाल्लाह ये नतायज बहुत जल्द आएंगे। लेकिन सब जो फैसले लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मैं समझती हूँ ये उसी चीज का तसलसल है कि जो पीटीआई ने आईएमएफ को नाराज किया था, वहां से हमारे रुपए की वैल्यू गिरना शुरू हुई। लेकिन उन्हीं के खिलाफ तो आप लोगों ने महंगाई मार्च भी तो किया था ना डॉक्टर साहिबा। आप बिलावल साहब इनका आप जिक्र करिए, मैं मोतरफ हूँ उनके एज अ फॉरेन मिनिस्टर। मैं अच्छा मैं एक सवाल कर लूं, फिर आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं बड़ा मोतरफ हूं जब उन्होंने बड़े मुतहर्रिक किस्म के वजीर खारजा थे और फिर उन्होंने जिस तरीके से भारत में जाके जो कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को रखा था, भारत की मीडिया को प्रॉपर जवाब दिया था, मैं उनका वाकई में बहुत बड़ा मोतरफ हूं। लेकिन आप एक बात बताइए ना, वो जिस पैसे का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब आपने 20 रुपए यूनिट पर कम किया था, 10 रुपए गालिबन शायद पेट्रोल पे कम किया था या साइमल्टेनियसली उसके ऊपर नीचे किया था, तो उसी के खिलाफ तो आप लोग मार्च कर रहे थे। आपने बिलावल साहब ने अपने लॉन्ग मार्च में ये बात बोली थी कि देखिए हमारे प्रेशर से पैसे कम हो गए। डॉक्टर साहबा देखिए, मैं कंटिन्यू कर लूं अभी? जी 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 कंटिन्यू। देखिए, वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में क्रिएट किया गया था पीटीआई की तरफ से, वो ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक उनका खत्म नहीं हो सका है। तो देखिए, बाहर के ममालिक में अगर आप किसी को इस तरह से चीट कर लेते हैं तो वो आपके ऊपर दोबारा इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है उसमें ही इतना टाइम लग रहा है। और इंशाल्लाह देखिए, फर्स्ट टाइम आईएमएफ के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी पहली बार नहीं हुई थी, ये 7वीं बार हुई थी। नहीं देखिए, लेकिन जो इस दफा हुई है उससे ये इम्पैक्ट पड़ा था कि पाकिस्तान पूरा आइसोलेट हुआ था, दोस्त ममालिक ने भी साथ छोड़ दिया, ऊपर से आईएमएफ की नाराजगी ये हमें भुगतनी पड़ी। फिर उसके बाद अब जो है हालात, अभी आपने कल देखा कि मूडीज की जो रिपोर्ट आई है उसमें हम एक समझ लें कि ग्रेड ऊपर आए। जी ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें अब बेहतरी की तरफ आने लगी हैं, तो इंशाल्लाह जब हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तो हमें अच्छी चीजों को हुकूमत की बेहतरी हो गई, आवाम की बेहतरी कब होगी? डॉक्टर साहबा, आपको लग रहा है आवाम के लिए कुछ बेहतर हो रहा है? टैक्स पे टैक्स लग रहा है, ताजिर बरादरी एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन भी एहतजाज करी है, 2 तो धरने हो चुके हैं, लॉन्ग मार्च हो चुके हैं, अब फिर अपोजिशन मुतहर्रिक हो चुकी है। आपको लग रहा है कुछ बेहतरी हो रही है चीज़ों में? मैं समझती हूँ ताजिर बरादरी को अगर कोई रिजर्वेशंस हैं तो वो आए और आकर बैठें, बात करें। देखिए, हमें बहुत शौक होता है ना अपने आपको कंपेयर करने का बाहर ममालिक में या दोस्त ममालिक के साथ, या हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिसको हम बहुत ज्यादा दुश्मन मुल्क कहते हैं, तो उनके साथ कंपेयर करने में हम बहुत आगे आगे होते हैं। तो देखिए, इंडिया में और बांग्लादेश में देखें कि ऑनलाइन पेमेंट कितनी होती है। इवन क्योंकि किसी आप ठेले पे भी चले जाएं ना, ढाबे पे भी चले जाएं, तो वहां पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत होती है। तो उससे क्या पता चलता है कि वो टैक्स भी पे हो जाता है। वो इंडिया के अंदर डिमोनेटाइजेशन है ना, वो तो उन्होंने 2016 में कर दी थी, 18 में कर दी थी, उसके बाद से उन्होंने किया। ये तो आपसे कह रही हूँ ना कि हमारे आप लोग करें डिमोनेटाइजेशन, क्यों नहीं करते आप लोग? आप तो हुकूमत में। ताजिर बरादरान उस पे भी एग्री नहीं है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई वो सजेशंस देना चाहते हैं तो आए हुकूमत के साथ बैठ के बात करें। आप वैसे नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन के हक में है, पीपल्स पार्टी हक में है वैसे, क्योंकि आप पर मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप पे बड़ा मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगते हैं, करप्शन के वाले से, दीगर के वाले से इल्जामात लगते हैं, जो होती है बाद में कर। लेकिन आप लोग इस बात के हक में है कि डिमोनेटाइजेशन होनी चाहिए, नोटबंदी होनी चाहिए जो डिजिटली हो। देखें, जो बात अवाम के, हमारे ऊपर तो इल्जामात कब नहीं लगे। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान में है
तो बाकी सारी जो पार्टीज हैं उनका भी काम चल रहा है और बाकी दूसरों का भी काम चल रहा है, इल्जामात लगाते जाते हैं और हम आराम से बैठ के उनको, अब देखिए कि सजा दी गई थी आसिफ अली जरदारी साहब को 14 साल और वो फिर जब बाहर आए तो उनको वो सारी जो सजाएं थी उनसे बाइज्जत बरी भी किया गया था। तो देखिए हम इन चीजों से नहीं घबराते हैं, हमें वो चीज चाहिए जिसमें अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अवाम की बेहतरी के लिए हैं तो आए बैठे बात करें और अवाम को चलें। तो उसका जवाब तो दें, पर मैं आगे बढ़ूँ ना, वापस जाऊं मैं शिरजा साहिबा की तरफ कि आप नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन के हक में हैं, आपको लगता है होना चाहिए ये डिजिटली करें, पूरी दुनिया डिजिटली चल रही है। जो चीजें अवाम की बेहतरी के लिए होंगी मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी। अच्छा चलें, शिरजा साहिबा आपको लगता है कि होना चाहिए ये? भारत में काफ़ी ज़्यादा एहतजाज उस वक्त हुआ था, आपने देखा था बैंकों के सामने ना लाइनें लग गई थी, लोग अपने पैसे जमा करा रहे थे, उन्होंने 2 या 3 दिन का वक्त दिया था, बड़ी मुश्किलात हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी मईशत में काफ़ी बेहतरी आई है। अब आप ये देखें कि वहाँ पर अगर आप ठेले पर सब्जी लेने भी जाते हैं तब भी आपको पेटीएम करना पड़ता है, दीगर मामलात होते हैं, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। जी देखिए, इन द लॉन्ग रन जाहिर है काफी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और जिनकी तरफ के अब पाकिस्तान गामजन रहे। अगर पाकिस्तान में एक मिसाके मईशत हो जाए, मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। होता यह है कि कोई एक हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, फिर चेंज हो जाता है, अगली हुकूमत उन सारी पॉलिसीज को खत्म करके नई पॉलिसीज ले आती है, या तो इस वजह से हमारे मुल्क में एक स्टेडी, जिसको कह रहे हैं कि ग्रोथ या एक स्टडी पॉलिसी नहीं क्योंकि हो पा रही, तो उस वजह से बार बार एक मईशत में मसले आप लोग करें ना, मिसाके मईशत करें, क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए, तमाम पार्टीज जब तक इस पे अग्री नहीं होंगी, ये दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस चीज का बारहा इजहार कर चुके हैं कि एक मिसाके मईशत होना चाहिए। जिस तरह के बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने जब मिसाके जमहूरियत किया, तो उसके बाद से एक जमहूरियत ने आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम की तरफ चलना शुरू कर दिया। चाहे प्राइम मिनिस्टर्स बदलते भी गए, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करती रही, जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा और मुस्बत इक़दाम है पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जमहूरियत के इस पे काम के लिए। लेकिन तो उसी मिसाके जमहूरियत के अंदर आप लोगों ने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी हुकूमत में, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने अपने मर्जी के लिए उनको कई बार शामिल किया। तो ये सिर्फ मुआहदे मिसाके मईशत भी आप करेंगे तो वो अपने फायदे के लिए होंगे ना? नहीं, वो पाकिस्तान के फायदे के लिए होंगे। सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं, आपको पता है कि एमक्यूएम में कुछ चीजें कुछ चेंज हुई, तो उसके बाद सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। जमहूरियत का यही खूबसूरती है कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी भी कर सकते हैं और उनको, हम चाहते हैं जमहूरियत में कि ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों को साथ मिला के जाए। अगर एक पार्टी ऐसी है कि जो नहीं साथ मिलकर चलना चाहती, जो हर दफा यही कहती है कि उन्होंने सियासी कुव्वतों के साथ बात करनी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है फौज से बात करनी है, तो फिर उस पार्टी के बारे में हम क्या कहें? नहीं, मैं तो सुना वो मौलाना साहब भी उनसे बात कर रहे हैं और हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से भी बात करें। कल हुमायूं मेमन साहब मेरे शो के अंदर थे, वो कह रहे थे हम बिलावल साहब से बात कर सकते हैं, जरदारी साहब से बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों से ऐसी क्या नाराजगी उनकी? फिर जमीर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट है जर्नलिज्म से, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन शिरजा साहबा इसका जवाब तो दीजिए आप पहले। देखिए, उनको जिसकी जरूरत अपने इक्तदार के लिए पड़ती है ना, क्योंकि वो एक शख्स के इक्तदार के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, वो अवाम के साथ उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अवामी मुश्किलात को हल करने, वो ये कहते हैं कि अगर अवाम ने हमें वोट दिया तो वो सीटें हमें दे तो दें, आप वो तो दे दें। चले तो देखे ना, सीटें तो उनको मिल चुकी हैं, केपी की सीटें ठीक है उनके पास। अदालत ने कहा कि आप उनको नशिस्तें दें, उनकी जो मखसूस नशिस्तें आप लोग दे ही नहीं रहे। देखिए, मखसूस नशिस्तों की तो बात चले हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो उनकी पार्टी मौजूद है पार्लियामेंट में, उन्होंने कभी अवाम के बारे में बात की है? क्या उन्होंने कभी कोई ऐसा इशू रेज किया है जो अवाम के लिए हो? कभी उन्होंने सड़कों पे आके एहतजाज किया है? वोटों को अगर आप सीटों में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उससे बड़ी अवाम की बात और क्या होगी? मुझे बताइए ना पहले आप। वो अगर वो सीटों वाला मामला, उनको सीटें क्यों नहीं दे रहे हैं? सीटों का मामला तो ये है कि 2018 का जो इलेक्शन था ना, वो सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिग्ड इलेक्शन। उस वक्त तमाम पार्टीज इस चीज पे मुत्तफिक थी कि ये रिग्ड इलेक्शन है, लेकिन तमाम पार्टीज ने मिलकर ये फैसला किया कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम पार्लियामेंट में आएंगे, और तमाम पार्टीज आई, पार्लियामेंट में बैठी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये दावत दी
कि आए हम आपके साथ मिलके चलने को तैयार हैं, तो छोड़ दे। अगर आप इजाजत दें ज़मीर साहब को भी जरा मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि नवाज शरीफ साहब को अचानक तबीयत क्यों खराब हो गई, कहाँ जा रहे हैं। ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। ज़मीर साहब, ये अचानक हुकूमत को जजेस की तादाद में इजाफा करने का कहाँ से ख्याल आया, और अगर वाकई में ये बर्डन काफ़ी ज़्यादा है जजेस पर केसेस का, तो आपको नहीं लगता कि इसका आगाज़, इसकी शुरुआत लोअर कोर्ट से होनी चाहिए, उसके बाद फिर ऊपर अपर कोर्ट्स पर आना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए, शुरू ऊपर से भी कर लें तो जरूरी तो है। यहाँ पे लाखों केसेस पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो यकीनन जजेस की तादाद कम है, फिर इनकी हॉलीडेज भी आती हैं बीच में, समर वेकेशन और आई गेस 3.5 महीने शायद एक जज जो है वो साल में छुट्टी पर होते हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन तो फिर अगर उनको वेकेशन भी देनी है तो फिर कम से कम तादाद तो बढ़ाएं ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं वो खत्म हो। और ये एक बहुत ही अहम जरूरत है इस वक्त कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं, 10-10 साल 20-20 साल एक केस के पीछे 2-2 जनरेशन खत्म हो जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो ठीक स्टेप है, लेकिन अब ये जितनी अब ये सुपीरियर जुडिशरी का काम है कि वो नीचे भी। सर यू आर सीनियर जर्नलिस्ट, हम बहुत कुछ बिल्कुल हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो सर आपको लग रहा है कि ये ही वजह है, इसके अलावा और कोई शरारत नहीं है हुकूमत की इसमें? देखिए ये तो फिर आप किसी हुकूमत वाले से पूछ सकते हैं कि जी आप सर जर्नलिस्ट को सब पता होता है सर, आप तो माशाल्लाह। देखिए मैं तवक्को ये करता हूँ कि कुछ शरारत ना हो, लेकिन अदालती मामले में अदालत में जज जो लगाए जाते हैं जुडिशरी में वो बड़ी इंटेग्रिटी वाले लोग होते हैं। वो अगर किसी के लगाने पे उनके फेवर में फैसले देना शुरू करते हैं तो फिर अदलिया तो फिर खत्म हो जाती है। तो ये हर इदारे को अपना वकार खुद मेंटेन करना है। ठीक है, चाहे उसकी तादाद आज 15 है तो कल 17 नहीं तो कल 20 हो जाएगी, उसके बाद 21 हो जाएगी, फिर 23 हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि उनको अपने इदारे का जो एक वकार है उसको इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली। अगर सर मैं आपकी बात को आगे लेके चलूं, बिल्कुल सर, अगर वो जो बिल है उस बिल में वोटिंग होती है तो व्हाट डू यू थिंक JUI जिनके बड़े डिसाइसिव मेंबर्स 5 मेरे ख्याल से शायद कौमी असेंबली में 4 सेनेट के अंदर हैं, दीज आर द डिसाइसिव वोट्स ऑफ JUI, आपको लगता है कि ये हुकूमत के हक में बिल में वोट देंगे या बिल के अगेंस्ट वोट देंगे? सॉरी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये देखें, अभी जो जरदारी साहब का कहा जाता है कि उसका चार्म है, एंड व्हेन ही इज रियली अप टू प्लेइंग हिज चार्म ही कैन प्ले इट वेल। और लग ऐसा रहा है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने नाम कर लिया है और उन्होंने कहा है उनको कि आपने बाहर जो बीच में जद्दोजहद रखनी है वो रखें, लेकिन पार्लियामेंट में आप जो। लेकिन इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि मौलाना साहब बड़ा मतलब बेहतरीन खेल खेल रहे हैं? वो अपोजिशन को भी अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, हुकूमत को भी अपने साथ इंगेज कर रहे हैं। अपोजिशन को तो वो इस तरफ देखें, अगर सही मानों में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से अपोजिशन के साथ चलते तो एक बहुत बड़ी ताकत होती स्ट्रीट पे भी और पार्लियामेंट के अंदर भी। तो उन्होंने एक अभी तक तो अपना सोलो फ्लाइट रखी हुई है। उन्होंने अपने जलसे जुलूस और जितने भी एंटी गवर्नमेंट जो भी उन्होंने जलसे किए हैं उसमें वो अकेले रहे हैं। उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, ना किसी का साथ मांगा है। तो अभी भी वो रखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो चार्म अपनी जगह जरदारी साहब का, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ लिए दिए बगैर तो शायद नहीं मानेंगे। तो अच्छा। वो अफवाहें चल रही हैं कि केपी के गवर्नर को सेक्रीफाइस करेगी पीपल्स पार्टी। अच्छा। और मौलाना साहब को देंगे, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, क्योंकि ये मामला मुश्किल तो है। मतलब फैसल करीम कुड्डी साहब मतलब कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो जाएंगे आपको लगता है? नहीं देखिए, वो जब पार्टी की लीडरशिप या वाइस चेयरमैन और तो फिर जाहिर सी बात ऊपर कहीं और दे देंगे कि कहीं और कॉम्पनसेट कर देंगे। अच्छा सर, फिर मैं लेकिन अभी इस चीज में कोई मतलब इनिशियल है, हाँ मतलब बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये 8 तारीख को हो रहा है PTI का जलसा या हो पाएगा? 6 दफा तो कैंसिल हो गया, अब होगा या नहीं होगा?
वो कहते हैं ना, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, एंड आई स्टिल सी के कोई ना कोई मसले मसाइल तो वैसे भी आप देख लीजिए इस वक्त हालात हो चुके हैं। दहशतगर्दी एक दफा फिर सर उठा रही है। जी सर, बिल्कुल। और अब तो मेजर अर्बन सेंटर्स में भी थ्रेट्स हैं, बाकायदा चेकिंग बढ़ रही है, चेक पोस्ट बढ़ाई जा रही है, और ये कुछ सिर्फ किसी को डराने के लिए या दिखाने के लिए नहीं है। देयर इज अ जेन्युइन थ्रेट। Obviously, sir, हो सकता है कि ये एक रीजन सामने कब भी आ जाए, ना करे ना हो, अल्लाह करे ये नौसर से हमारी जान छूटे दहशतगर्दी से, तो दिस कुड बी अ रीजन कि शायद उनको कहा जाए कि अभी फिलहाल आप अभी ना करें। ठीक है सर, ये सिलसिला तो अभी चल रहा है, बिल्कुल सर। कब तक चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड जेयूआई, कुछ हो रहा है, बातचीत हो रही है? अब मौलाना साहब और जरदारी साहब मिलें और कुछ ऐसी बात ना हो, ये पता नहीं, दिल तस्लीम नहीं करता इस बात को। देखिए सलमान, मैं समझती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2007 में जब मोहतरमा चली गई थी तो पूरी पार्टी को, और जो हमारे वर्कर जो थे वो उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही थी, तब उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के सबको इकट्ठा किया था। और जिस तरह से 2008 से 2013 तक जमहूरियत का तसलसल कायम रखा, जो 2 साल 2.5 साल में हुकूमत वाइंड अप हो जाती थी, वो 5 साल पहली दफा इतने लंबे दौर के बाद 5 साल पूरे किए उन्होंने। तो मैं समझती हूँ वो शख्सियत, और मौलाना साहब भी बहुत सीनियर सियासतदान हैं और उनके फैसले हमेशा बहुत अच्छे ही रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती भी है और दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी है, समझते भी हैं एक दूसरे को, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अगर वो एक साथ बैठना चाह रहे हैं या बैठे हैं तो वो कुछ अच्छा ही पीपल्स पार्टी जब ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब को नायब वजीर आजम बना सकती है अपने दौरे हुकूमत में, तो फिर तो ये तो बहुत छोटी चीज है। क्यों, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान के हक में जो भी बेहतर हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब का जाना अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर है, तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब को उस चीज पे रुकना नहीं चाहिए, अच्छा ही फैसला करना चाहिए। अच्छा, मुझे वाइंड अप करना है, तो मैं जरा शिरजा साहिबा से एक सवाल करना चाहूंगा। ये नवाज शरीफ साहब की अचानक तबीयत खराब हुई है या कोई और वजह है लंदन जाने की? देखिए, तबीयत खराब खुदा न खास्ता नहीं हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को जो उनकी रेगुलर एक कॉम्प्लिकेशंस हैं सेहत के हवाले से, वो बहुत दफा वो बता चुके हैं हम कि उनकी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी ये चीजें होती हैं जिनके लिए उनको सालाना चेकअप कराना पड़ता है, और उनके वो डॉक्टर्स हैं जिनसे वो सालाना चेकअप कराते हैं। तो ये कोई ऐसी खामोश क्यों है? मतलब आपने देखा होगा ज्यादा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ज्यादा कोई गुफ्तगू नहीं है। अभी मरियम नवाज साहिबा के साथ वो बैठे थे, 14 रुपए जब आप लोगों ने यूनिट में कमी की थी, उस पर भी उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। कोई इतना काउंटर अटैक, कोई ऐसी चीज नजर, एग्रेशन नजर नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त हमारी पार्टी की हुकूमत है और वो उन्होंने इनकरेज किया हुआ है अपने भाई को भी, अपनी बेटी को भी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। उन्होंने जब पहली दफा वापस आए थे 21 अक्टूबर के जलसे में, तो आपको याद होगा कि उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए, अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए। अब वो देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त वो उनको इनकरेज करते हैं बिल्कुल। और पार्टी को भी इंशाल्लाह वो जब वापस आएंगे तो मुतहरक दोबारा से वो करेंगे, क्योंकि दोबारा सदर वो बन चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या इस तरह के करने का कोई वो बनता नहीं है। वो समझते हैं कि पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और सीएम वो मेहनत करें, कोशिश करें। चलें, थैंक यू सो मच। शिरजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट जमीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाजिया सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद थी, आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची कारसाज हादसे पर जरा बात करेंगे डिटेल में। आज जो है नताशा के जो हस्बैंड हैं उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की है 50,000 रुपए के मचलकों के एवज। इस केस के अंदर कल एक मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जनाब वो सरबा मोहर है और वो अदालत में खोली जाएगी, लेकिन उसके मंदरजात मीडिया पर कैसे आए, किस तरह से आए, इस केस पर क्या अपडेट हुई है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची कारसाज हादसे का जिक्र करते हैं जहां पर एक बाप और उसकी बेटी को इंतहाई बेदर्दी के साथ गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया था। इस केस में आज एक जमानत मंजूर हुई है। ये प्रोटेक्टिव बेल कह सकते हैं आप इसको। बेसिकली ये इसलिए होती है कि अगर आप पर कोई केस चल रहा है और आपको किसी और अदालत के अंदर जाके पेश होना है तो आप मकामी अदालत के पास जाते हैं और कहते हैं कि मीनवाइल अगर मुझे कोई हिरासत में ले लेगा तो इसलिए मुझे आप बेल दे दीजिए, मैं उस अदालत में जाके अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहूंगा या अपने आप को सरेंडर करना चाहूंगा। तो फिर अदालत आपको राहदारी एक रिमांड दे देती है। वो 7 रोज 4 रोज 5 रोज की होती है। तो आज नताशा के जो हस्बैंड है उनका राहदारी जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है 50,000 रुपए बचलकों के एवज और 7 दिन के लिए। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? क्या उनको भी हिरासत में लेने की बात की जा रही थी? और मुतासरा फैमिली से किसी का राब्ता हुआ है या नहीं हुआ है? इस केस में क्या पेशरफ्त, क्या अपडेट है? कल एक मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया गया, वो सरबा मोहर है लेकिन उसके मंदरजात मीडिया में लीक हुए, सामने आए। उसकी क्या हकीकत, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। मुतासरा फैमिली के वकील इस वक्त बैरिस्टर उजैर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उजैर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, अल्लाह का शुक्र। उजैर साहब, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा, ये नताशा के हस्बैंड को राहदारी, अगर आप कहें प्रोटेक्टिव बेल, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, किस लिए पेश आई? क्या उनको हिरासत में लिया जा रहा था? देखें, जब ये सेक्शन 322 लगा था तो उसके साथ एक मैंडेटरी सेक्शन एक और अटैच होता है, वो होता है सेक्शन 114। जी, ठीक है। तो उस सेक्शन के ऊपर जो है इनको या तो नोटिस आया होगा या इनको कहीं से इंटीमेशन आई होगी कि ये वाला सेक्शन ऐड होने जा रहा है। अच्छा। तो इसी वजह से इन्होंने जाके प्रोटेक्टिव बेल फौरन सीक करी। और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो चंद टाइम पीरियड के लिए होती है, हफ्ता या 10 दिन। जी जी। और मेरे इल्म के हिसाब से इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। बिल्कुल 7 डेज। अब 1 हफ्ते बाद जो है ये अपनी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये अपनी पहले इंटरिम बेल सीक करेंगे और इंटरिम बेल पे भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं और फिर ये फाइनल बेल की तरफ जाएंगे, कंफर्मेशन की तरफ। वहां पर हमारे डिटेल में आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अच्छा, ये जो गाड़ी के नाम की बात की जा रही थी, कंपनी के नाम पर है गाड़ी, जिस गाड़ी से हादसा पेश आया था, और वो कंपनी ऑब्वियसली फिर ओनर के नाम पर होगी, इसी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं? मैं देखें, गाड़ी कंपनी के नाम पे थी और कंपनी जिस डायरेक्टर को ये गाड़ी अलॉट करेगी वो डायरेक्टर जो है इस केस के अंदर आ जाएगा। तो ये प्राइमा फेशी इस टाइम पे एविडेंट हो गया है कि ये गाड़ी जो है ये हमारे दानिश साहब जो है उनके नाम पे ही होगी। इसी वजह से उन्होंने पहले से जाके, मतलब ये गाड़ी का ही मामला है, इसी वजह से इन्होंने प्रोटेक्ट। अच्छा, ये जो मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, 19 तारीख को ही मुकदमा दर्ज हुआ था उजैर साहब, और 19 तारीख को ही 2 मेडिकल टेस्ट किए गए थे। एक ब्लड का किया गया था, एक दूसरा मेडिकल टेस्ट किया गया था। ब्लड, आई गेस जो हमें मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के थ्रू पता चल रही है चीजें वो क्लियर है, बाकी दूसरे में जो है वो कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जो कि ममनुआ होती हैं। तो आपको इस बारे में कोई इल्म है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट की जहां तक बात है तो वो हाथ में मेरे भी अभी तक नहीं आई है, लेकिन थ्रू मीडिया ही मुझे ये वाली चीज का पता चला है। मैंने आईओ से मेरी भी बात हुई थी, आईओ से भी मैंने कहा था कि मुझे एटलीस्ट इसकी कॉपी फराहम कर दो। तो आईओ वाज वेरी रिलक्टेंट कॉपी फराहम करने में। अलबत्ता मेडिकल रिपोर्ट में जो बात आई है वो यही आई है जो आप फरमा रहे हैं कि यूरिन के अंदर थोड़ा पॉजिटिव जो है ना आया है। तो आईओ इज बाउंड टू गिव यू द रिपोर्ट और नॉट? हाँ, देखें, हमारे एक प्रोविजन है कानून के अंदर 172 CRPC, राइट? उसके तहत बहुत सारी जिम्मीज जो है ना आईओ कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। हाउएवर मेडिकल रिपोर्ट जो है वो हमें उसको देना चाहिए और हमें दिखाना चाहिए। बट सर, अगर वो अदालत के अंदर खुलेगी तो एटलीस्ट आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए ना कि उसके अंदर क्या है, क्या? मैं बता रहा था, आर्टिकल 87 कानून शहादत में इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और आई कैन इवन अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, अब वो तब जब रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। तो अब इस केस में मैं अगली पेशी पर क्या उम्मीद लगाऊं कि क्या होने जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, जो 2 तारीख की जो पेशी है वहां पर, क्योंकि अब जो है थोड़ा सिस्टम हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सेशन अदालतों का थोड़ा सा अलग हो गया। अब कंप्यूटर पे जो है ना वो देखा जाता है, थ्रू मीडिया जो है ना बंदा ऑनलाइन आता है मुल्जिमान, अब उनकी कस्टडी कोर्ट में पेश नहीं होती है। ठीक है। तो या तो वो ऑनलाइन ही पेश करवाएंगे या फिर अगर कस्टडी पेश करवाते हैं तो सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जो यूजुअल 14 दिन की डेट लगती है। 14 दिन के बाद जो 2 तारीख है वहां पर आईओ को 173 CRPC की रिपोर्ट सबमिट करवानी है। अगर आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेता है तो 173 CRPC की रिपोर्ट सबमिट करवा देगा। मीनवाइल जमानत का कोई इम्कान है सर?
देखें, जमानत का जो जमानत तो एफआईआर कटने के फौरन बाद लग सकती है, और ये उनके जो वकील साहब हैं उनका बिल्कुल राइट है कि वो जमानत आगे कोर्ट में मूव करें। हम उस जमानत के ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो कत्ल बिल सबब का जो आप लोगों ने दफात जो बाद में ऐड किए, पहले तो कत्ल खता की दफा थी ना, तो उसमें जमानत हो जाती है सर? कत्ल बिन सबब की जो सिर्फ सजा है ना वो दियत है। ठीक है, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, सजा सिर्फ दियत है, इसके अलावा नहीं है? हाँ, उस पर कोई नहीं, लेकिन बहुत से सुप्रीम कोर्ट तक के प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिसके अंदर कत्ल बिन सबब पे भी बेल रिजेक्ट हुई हैं। अच्छा, हुई है, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, मुतासरा फैमिली के आप वकील हैं, मुतासरा फैमिली को से किसी ने राब्ता किया है, उनका कोई ऐसी बात हुई है किसी किस्म के लिए? किसने राब्ता किया? रहे ये कंप्लेनेंट अक्यूज? जी, कोई राब्ता हुआ, किसी तरफ की बातचीत हुई, कोई ऑफर वगैरह? देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात। थैंक यू सो मच उजैर साहब, बहुत थैंक यू, आपने तमाम चीज़ों का हवाले से ज़रा डिटेल में बताया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।